हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे। मैं आज आया हूं एक नए वीडियो के साथ आपको से कुछ सवाल करने के लिए और कुछ सवाल का जवाब भी देने के लिए। जब बेगूसराय में लोकसभा चुनाव चल रही थी तो उस समय मैंने 4-5 वीडियो बनाया जिसमें मेरा मकसद था लोगों को जागरूक करके, खास करके गरीब व्यक्ति जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, महंगाई की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक करके शिक्षा पर वोट देने के लिए या फिर बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने के लिए या फिर महंगाई के खिलाफ वोट देने के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, भविष्य के लिए मैंने वोट डालने के लिए जागरूक किया। जब मैं ये वीडियो डाल रहा था तो कई कमेंट खास करके वैसे लोगों के द्वारा आया जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बीजेपी समर्थक हों। तो कोई बात नहीं, किसी का समर्थक हो जाना, बीजेपी का समर्थक, आरजेडी का समर्थक, जेडीयू का समर्थक, कांग्रेस का समर्थक, किसी भी पार्टी का समर्थक हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। समर्थक हो जाना, अगर आपकी विचारधारा उससे मिल रही है, और समर्थक हो जाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी पार्टी के समर्थन में उस पार्टी के गलत नीतियों का भी समर्थन कर देना, ये गलत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो पार्टी हमेशा सही ही कदम उठाए। हो सकता है कि अपने विचार में सही ही लगे उसको, लेकिन ये जमीनी तौर पर हो सकता है कि लोगों के विरोध में हो, लोगों के भला के लिए नहीं हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी के समर्थक हैं उस पार्टी के लोग आपसे पूछ करके नियम कानून बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे, आपको जानते तक भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हल्ला करने के लिए आप लोग आ जाते हैं। क्योंकि आप पार्टी का समर्थक बनिए, और पार्टी जहाँ पर आपको लगता है कि गलत नीति को अपना रहा है वहाँ पर पार्टी को सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, पार्टी का विरोध करिए। ये किसी पार्टी के सच्चे समर्थक का एक काम होता है। ये नहीं कि अगर गलत भी नीति आ रही है तो फिर भी हम उसका समर्थन करें, ये कोई मतलब नहीं रहा। तो जब मैंने वीडियो बनाया तो देखे कि कई लोग आकर के बोलना शुरू किए कि सर आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक हैं तो आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाते कम है बच्चों को, और पॉलिटिक्स आप ज़्यादा करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आंसर लेकर के आया हूँ, जवाब लेकर के आया हूँ कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ आपके शब्दों में, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ। इसी को लेकर के मैं आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन भी किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें समर्थन किया है, हमारी बातों को समझा, शिक्षा बेरोजगारी के महत्व को समझा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप शिक्षक हैं, बच्चों को केवल पढ़ाइए, आप पढ़ाते कम हैं और पॉलिटिक्स अब ज़्यादा खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी वीडियो मैंने डाला था वो मेरे पर्सनल घर में बना हुआ वीडियो था, क्लास का वीडियो नहीं था। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्लास में मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाने पर ही फोकस करता हूँ। और जहाँ तक बात रही शिक्षा और बेरोजगारी का, रोजगार का, तो क्योंकि ना तो ये टीचर के जीवन से अछूता है, ना ही हमारे छात्रों के जीवन से अछूता है। क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करवाता हूँ तो मेरे यहाँ बच्चे बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम कम्पिटिटिव होते हैं उसकी तैयारी के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है उसके पास बेरोजगारी है, और मैं उस बेरोजगार बच्चों को रोज़ देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ। तो क्या मैं बेरोजगारी के तकलीफ़ों को नहीं समझ सकता हूँ? और बेरोजगारों की तकलीफ को जब मैं समझता हूं तो चुप नहीं रहा जाता है। ये बात पहला नंबर। दूसरी बात है शिक्षा की बात। बहुत बढ़िया की आप कि हमें ये कमेंट में लिखे कि सर आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका काम है पढ़ाना। साहब आपकी सरकार पढ़ाई पर, शिक्षा पर, कॉपी किताब पर 18% GST लगा देगी, तो ये गरीब के बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे और मैं किसे फिर पढ़ाऊंगा? आप ये भी तो समझिए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जिन्हें लगता है कि सर आप राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं शिक्षक होने से पहले इस समाज का हिस्सा हूं, और ये समाज और ये मेरा संविधान अधिकार देता है। आर्टिकल 19 का ए हमें अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता देता है। हम अपने विचार को रख सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई भी हो। दूसरी बात है, आप देख सकते हैं मैंने वोट डाला। जब मैं वोट डाला 18 वर्ष का हो गया, उसी दिन से इस देश में मैं एक राजनीतिक हो गया हूं। इस देश की हर एक जनता राजनीतिक अधिकार में आ चुका है। ये वोट डालना उसका राजनीतिक अधिकार है, और इस वोट डालने के साथ साथ उसकी भला के लिए क्या राजनीतिक होनी चाहिए
उस पर भी विचार रखने का एक अधिकार है। तो सबसे पहले मैं शिक्षक होने से पहले इस देश का नागरिक हूँ, इसीलिए करके मुझे पूरा हमारा संविधान आर्टिकल 19 का ये अधिकार देता है कि हम अपने विचार को खुले तौर पे कहीं रख सकता हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात, मान लीजिए आप ही की बात कि मैं एक शिक्षक हूँ। अगर शिक्षक मैं हूँ तो मैं भी कलम खरीदता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, किताब खरीदता हूँ, और 18% जीएसटी हमें भी भरना पड़ता है। जबकि आज तक भारत के इतिहास में कभी शिक्षा पे, कभी भी कॉपी किताब कलम पे जीएसटी नहीं लगाया गया था, टैक्स नहीं लगाया गया था। लेकिन आज एक शिक्षक को भी अगर एक कलम खरीदता है शिक्षक, तो उसे 18% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन जो हीरा खरीदने जाएगा, जो सोना खरीदने जाएगा, उस पर मात्र 3% जीएसटी लगाया गया है। अब आप हमको बताइए, आप तो कह रहे हैं सर शिक्षा दीजिए, लेकिन आपकी सरकार कर यानी जीएसटी लगा देंगे, आप शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो बच्चे कॉपी किताब खरीदेंगे नहीं। जिस कॉपी का दाम 30 रुपया हुआ करता था एक कॉपी का दाम, उस कॉपी का दाम अब 100 रुपया हो चुका है। कभी समझें आप? तो फिर आप किस लहजे से बोलते हैं कि सर केवल आप शिक्षा दीजिए? ये कभी सोचे हैं? दूसरी बात, शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षक भी का भी जो है वस्तुओं की आवश्यकता होती है, खाने की, पीने की, जो भी चीजें, और इस पर कभी महंगाई देखें? तो फिर शिक्षक क्यों नहीं बोल सकता कि शिक्षक से आप जीएसटी लेना छोड़ दिए हैं? शिक्षक के लिए स्पेशली महंगाई कम कर दिए हैं? शिक्षक के लिए क्या स्पेशल कोई व्यवस्था करके रखे हुए हैं? बताइए। जब शिक्षक से भी आप राजनीतिक रूप से सारे टैक्स ले रहे हैं, महंगाई शिक्षक के लिए भी बढ़ा हुआ है। कॉपी किताब कलम पर हमारे बच्चों के साथ साथ एक शिक्षक जब खरीदता है उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। अब बताइए गलत है क्या सही है? आपकी सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, शिक्षा को नीचे दिखाने का काम कर रही है। मतलब आप सोना खरीदने जाएंगे तो आपको जीएसटी 3 रुपया लगेगा, 3%। कहने का मतलब 100 रुपया का अगर सोना खरीद रहे हैं तो आपको 100 रुपया में 3 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 100 का कॉपी आप खरीद रहे हैं तो 18 रुपया सरकार इसकी टैक्स लेती है। अब बताइए, आप कोचिंग संस्थानों पर लगाती हैं टैक्स, तो बताइए कैसे हम शिक्षा दें? आप तो कह रहे हैं सर केवल शिक्षा की बात करिए, केवल आप ज्ञान देने की बात करिए। तो मतलब जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं उस पर भी टैक्स लगाई गई है। तो आप कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब शिक्षक के हर एक चीजों से, हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया जाए, शिक्षक के जीवन को सरकार प्रभावित कर दे, लेकिन शिक्षक एक शब्द नहीं बोले। तो एक बात मैं कह देता हूं, आप हमारा विरोध करते रहिए, लेकिन हम अपने विचार को, अपने मत को, अपना जो व्यक्तिगत राय है उसको हम हमेशा रखते रहेंगे। आपको जो मन लिखना होगा लिख सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं हमेशा आपसे अपील करूंगा कि आप किसी भी पार्टी का समर्थक बनिए, किसी भी पार्टी का भक्त या चमचा मत बनिए, क्योंकि हर पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई भी नियम कानून लाएगी तो वो राज्य के गरीब लोगों के हित में ही होगा। हो सकता है कि कुछ नियम कानून गलत भी हो सकते हैं, लोगों पर गलत इफेक्ट भी डाल सकता है। तो आप जरूर इसका विरोध करिए। आप उस पार्टी का समर्थक बने रहिए, लेकिन इसका विरोध जरूर करिए। मैं आपको बताता हूं, वर्तमान सरकार जब 2014 से पहले थी, उस समय डॉलर के मुकाबले $1 का मुकाबला जो है सो भारतीय रुपया का जो मूल्य हुआ करता था 62.33। अगर आपको नहीं है तो आप नेट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। 2013 में 62.33 था डॉलर रुपया का जो मूल्य था। और आप देखिएगा, आप देख लीजिए साइड में, क्योंकि हम नहीं चला सकते इस वीडियो को क्योंकि कॉपीराइट लग सकता। आप देखिएगा इस नरेंद्र मोदी के भाषण में बताया गया स्पष्ट कि जब नेपाल का रुपया नहीं गिर सकता है, जब श्रीलंका की रुपया नहीं गिर सकता है, जब बांग्लादेश की रुपया नहीं गिर सकता है, म्यांमार का रुपया नहीं गिर सकता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर सकता है, चीन का रुपया नहीं गिर सकता, तो हमारा भारतीय रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोले थे 2013 में। और अभी $1 का जो मुकाबला भारतीय रुपया कर रहा है वो 83 रुपया से अधिक हो गया। एक बार भी बताइए 2014 से लेकर के अभी तक इस डॉलर की चर्चा किया हो 2013 से पहले, उसके बाद 2013 के बाद। तो उस समय इनको डॉलर और रुपया की तुलना समझ में आ रहा था, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये लगता है कि महंगाई नहीं हुआ,
क्योंकि आपकी मनपसंद सरकार अभी आ गई है, तो अभी कुछ भी अगर दाम बढ़ा दिया जाए तो आपको लगेगा कि जो महंगाई नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, आपकी ही सरकार, अगर बेरोजगारी पर बात करना गलत है तो आपके प्रधानमंत्री ही बेरोजगारी पर बात कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूं, अभी आप जो बगल में देख रहे हैं वहां पर देखिए कि नरेंद्र मोदी, इनका भाषण जाकर के सुनिएगा, कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं चला सकता हूं, इन्होंने बेरोजगारी पर बात कर रहा था कि कांग्रेस की वजह से इतनी बेरोजगारी देश में हुई है। तो फिर अभी मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं तो क्यों गलत है, ये आप बताइए। आपकी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इस पूरे देश के हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने चुनावी भाषण में जगह जगह पर डॉलर का चर्चा कर रहे थे और क्या कहते हैं, बेरोजगारी की चर्चा कर रहे थे। आप बगल में स्क्रीनशॉट देखिए, पर महंगाई पर मुंह बोलने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार नहीं है, ये बातें नरेंद्र मोदी कहे थे। महंगाई पर चर्चा किए थे, गरीब लोग क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिंदा रहेगा गरीब लोग, उनके भाषणों का शब्द है। मैं आपको बता देता हूं, अभी जो आटा, चावल, गेहूं, हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। यहां तक मानता हूं कि बेगूसराय में काली स्थान एक मंदिर है, वहां पर मान लीजिए कि जो भिखारी किसी से मांगता होगा भीख 2 रुपया 4 रुपया, और वो भी शाम में जब आटा खरीदने जाता होगा तो उस भिखारी से भी ये बड़ा भिखारी 2 रुपया टैक्स लेता होगा। अब समझिए, जो भिखारी भीख मांग करके आटा खरीदना गया, उस भिखारी से भी टैक्स ले लिया गया आटा के रूप में। आटा पर लगा के, चावल पे लगा के, दाल पे लगा, माने खाने की जो भी वस्तु है उस पर टैक्स लगा दिया गया। इसका मतलब हम ये मान के चले कि हमारी जो सरकार है उस भिखारी से भी बड़ी भिखारी है, बताइए आप। तो आपकी ही सरकार तो महंगाई पर बात कर रही थी, आपके प्रधानमंत्री ही महंगाई पर बात कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी बात कर रहे थे। तो अभी क्यों ना हम पूछे कि साहब, आप तो पहले बोलते थे कि महंगाई कांग्रेस की वजह से आ गई है, और हम आप लोग को चुने इसलिए करके ताकि आप महंगाई कम कर दीजिए। तो पहले गेहूं 10 रुपया केजी हुआ करता था, 12 रुपया केजी हुआ करता था, अभी गेहूं 25 रुपया केजी हो गया है, और उस पर टैक्स इतना आप लगा दिए कि एक भिखारी भी खरीदने जाएगा कोई भी खाने की वस्तु तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उस भिखारी से भी सरकार भीख लेने के लिए तैयार है। अब समझिए, यहां तक नहीं छोड़ा जा रहा है। उस समय तो आपको गरीबों की चिंता हो रही थी बहुत, कभी सोचते हैं इस बात को। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जब मैंने शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई की बात किया तो आपको बुरा लग रहा था, तो आपके इस प्रधानमंत्री के शब्दों से भी तो बुरा लगना चाहिए ना आपको, कि प्रधानमंत्री फिर क्यों ऐसा बोल रहे थे, बताइए। पेट्रोल डीजल के भाव जब बढ़ा था, 65 रुपया हुआ था, 65 पॉइंट कुछ रुपया हुआ था। आप स्क्रीनशॉट बगल में देख सकते हैं, वीडियो में नहीं चला सकता हूं, प्रधानमंत्री के भाषण जाकर के सुनिएगा, जिसमें पेट्रोल डीजल को लेकर के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि किसानों को कैसे पेट्रोल डीजल मिल पाएगा, किसान कैसे खेती कर पाएंगे, ये कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस जो है ये किसान विरोधी है। ये सही बात है कि हर विपक्ष का काम होता है सरकार पर सवाल करना, और ये सही भी है क्योंकि विपक्ष है तभी सरकार है, तभी देश है। लेकिन किसी एक विपक्ष को सही ठहराना और किसी एक विपक्ष को गलत ठहराना, ये गलत है, पहली बात ही। क्योंकि ये सारे डॉलर, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजों पर माननीय प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं। उस समय आपको ये बात सही लग रही थी, और जब हम अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तब आपको बुरा लग रहा है। क्यों? ऐसे दोहरापन वाली नीति कैसे आप ले आते हैं? देखिए, आप पार्टी का समर्थक बनिए, पार्टी का समर्थक रहते हुए भी गलत चीजों का विरोध करिए। आप समझिए ना, 18% शिक्षा पर टैक्स और 3% सोना पे, 3% डायमंड पर टैक्स। एक गरीब का भी बच्चा भी, एक गरीब जो होता होगा, जो भीख मांग के खाता होगा, वो भी प्रयास करता है कि अपने बच्चों को एक कलम, एक कॉपी देकर के स्कूल भेज दे। तो उससे आप 18% टैक्स ले रहे हैं। लेकिन सोना और डायमंड कौन खरीदता होगा? आपको पता ही होगा। और बड़े बड़े आदमी जब खरीदे, अंबानी अडानी ही सोना खरीदेगा ना, और तब जाकर के उससे टैक्स आप लेते हैं 3%। क्यों? गरीब व्यक्ति है, कितना टैक्स लीजिएगा उससे। और जो गरीब बच्चे, जो मजदूरी करके जिसके बच्चे मजदूरी करके जिसके पिताजी चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा दे, उससे आप लेते हैं 18% टैक्स। ये कहाँ की नीति है साहब? ये किन गरीबों की सरकार है बताइए? आपने तो कहा था गरीबों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे चढ़ा देंगे, और आज हवाई जहाज ही नहीं रहा। तो ये है आपकी नीति। तो याद रखिए
कि मैं हमेशा शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर के, खास करके शिक्षा पर जिस प्रकार से टैक्स लगाया गया है ताकि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए, और ये सारे जितने भी कमेंट कर रहे हैं इस प्रकार के, याद रखिएगा, चाहे तो इसके पिताजी जमींदार होंगे और ये जमीन का भंजा भंजा करके बेच करके अय्यासी करते होंगे, या फिर इसी जमीन को बेच करके कहीं ना कहीं बीटेक एमटेक करके इंजीनियरिंग करके किसी न किसी कंपनी में नौकरी करते होंगे और वहां से पूरा गोल गोल छान छान करके बात बोल रहे होंगे। जिस गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपया टेक्निकल कोर्स करने के लिए भी नहीं है, उनके बच्चों को जाकर के पूछिए कि वो सरकारी नौकरी के प्रति कितना लालायित है, उनसे पूछिए। जिनके पास 10-20 हजार एक ITI की डिग्री के लिए नहीं है, उनसे जाके पूछिए, क्योंकि आपके पास तो पिताजी का 10-20 बीघा जमीन था, शायद तो जोत के खाते होंगे या बेच करके कोई डिग्री खरीद लिए होंगे, कोई कंपनी में अपना काम करते होंगे और वहां से गोल गोल कमेंट करते रहते हैं। कभी इस बात को समाज में रह करके, समाज में अगर रहते हैं तो अपने को मत देखिए, अपने साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को देखिए कि किस तरह के व्यक्ति जी रहे हैं। कभी ये सोचा करिए, ठीक है। चलिए साहब, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।